खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, पहले कुछ खबरें, फिर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती वज़रा को बुला लिया, क्या नाअहल कर सकते हैं उनको? एक माहिर से बात करेंगे, हमारे दोस्त हमारे साथ। अभी बताता हूँ नवाज शरीफ लंदन में मुतहर्रिक क्यों होने लगे, क्या कोई सिलसिला है? लेकिन मुझे लगता है ये बार देखेंगे, हमारे पैनलिस्ट बताएंगे कि इस तहर्रुक की कहाँ तक जो है वो रेंज होगी और कहाँ तक नहीं होगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मईशत का जो मामला है वो अभी हम देखते हैं डॉलर जो है वो अब सबसे बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। ये कहाँ जाएगा और इसका क्या सिलसिला है? और आज अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की है, वो क्या कह रहे हैं उसको हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे और वो किस पोजीशन में है। मगर इस वक्त भट्टी साहब हमारे साथ हैं, कुंवर दिलशाद साहब जो कि सेक्रेटरी साबिक इलेक्शन कमीशन के। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर, एक तो ये बता दें, फिर मेरे दोस्त आपसे सवाल करेंगे कि ये जो बुलाया है तो इसमें क्या पोटेंशली वो नाअहल भी कर सकते हैं, और आपकी दानिश क्या कहती है कि वो इस हद तक जाएंगे? एक तो बता दें और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब कुंवर दिलशाद साहब। जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस जारी किए हैं वो आइन के आर्टिकल 204 और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 के तहत उनको नोटिस जारी हो रहे हैं। और इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जैसे हम आपके प्रोग्राम में बार बार कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर के इख्तियारात है। तो वह इन हालात को देखते हुए मामला बहुत संजीदगी की तरफ जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम इख्तियारात जो आइन और कानून ने दिए हैं वो बरोए कार लाएगा। और मेरी नज़र में, मेरी दानिश में, मेरी दानिश राय के मुताबिक इनकी नाहलियत की तलवार इन पर लटकती रहेगी और मुमकिन है इनको नाहल करार दे दिया जाए आइन के आर्टिकल 63(1)G के तहत। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और भट्टी साहब आपसे सवाल करेंगे, ये कहना कि हुकूमत जो है सिलेक्टेड है, और क्या ये डायरेक्ट अटैक नहीं आता? इलेक्शन कमीशन ही सिलेक्ट कर सकता है, या अगर रियासत के किसी और इदारे के साथ मुबैना तौर पर कनाइवस करता है तो वो भी इन्वॉल्व है? हर इलेक्शन के जलसे में कहा जाता है सिलेक्टेड, तो सिलेक्ट तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। उस वक्त क्यों नहीं जुम्बश हुई? जनाब काजी साहब, आप सिलेक्टेड और इलेक्टेड पे कहाँ चले गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? अगर कोई किसी को कहता है या इलेक्टेड कहता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? वो हमारे सियासतदानों का मामला है, उनकी अपनी जबान है, उनका अपना तरीकार है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये इलेक्ट हुए, नोटिफिकेशन कर दिया, कौमी असम्बली के मेंबर बन गए और कौमी असम्बली के मेंबर ने उनको इलेक्ट कर लिया। तो इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहाँ से अमल दखल आ गया? उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया मेंबर कौमी असम्बली, और बाकी कार्रवाई तो पार्लियामेंट ने करनी होती है। तो इस लिहाज से उसकी तरफ हम नहीं आते। हमें ये आता है कि जो आजम सवाती ने, फवाद चौधरी ने जो गुफ्तगू की है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में, सबूत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कंवर साहब, आपने जो फरमाया यकीनन ठीक है। अच्छा ये बताएं, अब इस नोटिस के बाद दोनों वुज़रा पाबंद होंगे यकीनन जवाब देने के लिए, तो अगर इलेक्शन कमीशन डेली हेयरिंग करे तो कितनी देर तक इन दोनों वुज़रा को नाअहल आइन के मुताबिक, जैसे आप फरमा रहे हैं, किया जा सकता है, या टाइम लग जाएगा खासा? जनाब आपको याद है हाशमी, तलाल चौधरी और दानिश अजीज को जो नाअहल करार दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो उन्होंने यही जुमले अदा किए थे जिसकी बना पर ये तीनों जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए थे इसी आर्टिकल 63(1)G के तहत। अब ये फवाद चौधरी का कहना ये कहेगा कि हमने इदारे को कुछ नहीं कहा, हम शख्सियात को कुछ कह सकते हैं, पर निहाल हाशमी ने भी तो इदारे को तो नहीं कुछ कहा था। उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर अटैक किया था बगैर नाम दिए। इसी तरह से दानियाल अजीज ने, इसी तरह से तलाल चौधरी ने नाम ही लिए थे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बुतों को गिरा दो, उनको सजा हुई 5 साल की। तो वही चीज मामला है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब फैसला करेगा तो निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो भी सामने रखेगा। मैं कंवर साहब जरा और सवाल आसान कर देता हूँ। वो ठीक है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर जवाब दे देते हैं दोनों वुज़रा तो ये क्या दोबारा आर्गूमेंट होंगे, उकला जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन उस जवाब को कह सकता है मैं मुतमिन नहीं हूँ, नाअहल करता हूँ? इसका कितना टाइम फ्रेम लग सकता है? क्योंकि आप माशाल्लाह एक अरसा दराज रहे हैं सेक्रेटरी जनरल। टाइम फ्रेम का तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। टाइम फ्रेम तो हमारे वकला तो दे रहेंगे, लेंगे, लेकिन एक हद होती है, मुकर्रर होती है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक टाइम फ्रेम दे देगा कि आप अपनी आखिरी अपने आर्गूमेंट दे दें, वो दे देगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। लेकिन वो तमाम मराहले पूरे करेगा। अगर इन्हें सबूत ना पेश कर सके, सबूत करना तो बहुत मुश्किल काम है जैसे इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनको उसी
उसी आयन के आर्टिकल 63(1)(g) के तहत और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आर्टिकल 204 के तहत अपील हो सकेगी कुंवर साहब? अपील से अगर के ये हो जाते हैं तो ये अपील कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करें। सुप्रीम कोर्ट। जी मलिक साहब, मेरा यही सवाल था। अच्छा यही सवाल, ये बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। कंवर साहब मैं एक सवाल, हाँ, अगर हाँ, आप लाइन पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो वैसे बराह रास्त आपसे बनता नहीं, कुछ लोगों का पॉलिटिकल कमेंट है कि ये जो प्रेशर हुकूमत डाल रही है इलेक्शन कमीशन पे, इसके पीछे पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है। मैं आपसे ये सवाल नहीं पॉलिटिकल कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस कितना संजीदा है एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से? क्या इलेक्शन कमीशन इस ख्याल में हमारे साथ ड्रॉप नहीं रहे, मगर हम आपस में बात कर रहे हैं। आप क्या ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्शन सिलेक्टेड होता है तो क्या ये नहीं है तौहीन अपने इलेक्शन कमीशन की? देखिए, मैं एक गुजारिश करता हूँ, कंवर दिलशाद साहब का अपना तजर्बा, हमारा उनका एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती। अगर आप फौज को कहते हैं ये सिलेक्टर है और इसने जिताया है और इसको इस्तेमाल मतलब मुबैना तौर पर आपके कहने के मुताबिक, हमारे कहने के वो कह रहे हैं, और भाई मेरे खाते क्यों डाल रहे हैं, मैं तो कमजोर आदमी, आपको नहीं कह रहा, ओनली कहती है, मैं ना कहता हूं उनके कहने हजारों दफा। तो फिर उसका नोटिफिकेशन सिलेक्टर ने अगर कराया है सिलेक्टेड को, तो वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं ऑर्डर किया सिलेक्टर के कहने पे। एक और तो फिर ये भी मेरे ख्याल में ये सवाल आप दोनों से बारी बारी। एक फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल का खिलाफ आता है मुस्लिम लीग नून के, और उनके वजीर जो हैं वो बयान देते हैं कि इस बंदे ने, इस जज साहब ने मुझसे टिकट मांगा था हमसे मुस्लिम लीग नून का, तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्या उस इल्जाम को उन्होंने सच समझ लिया या उसको दरखोर इतना समझा? देखिए काई साहब, मैं कड़वा सच कहने लगूं, इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून हो रहा है, इनके लिए और हो रहा है। अगर इस मुल्क में 5 जजों को बाहर फेंकने के इल्जाम पर नवाज शरीफ को नहीं बुलाया गया, मरियम साहिबा को नहीं बुलाया गया, और खलाई मखलूक को धांधली का जिम्मेदार कहने वालों को नहीं बुलाया गया, तो फिर अगर कानून ही 2 है तो हम क्या करें? ये हुकूमत है, ये अपोजिशन में है पीटीआई, पता नहीं अजीब सा मुझे लगता है। पीटीआई के इमरान खान साहब आज याद रख ले, एक वक्त में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मेरी गलती हो गई, मैंने चंद नाअहल लोग साथ जोड़ लिए। ये आज लिख लें टाइम, इमरान खान साहब खुद साफ सुथरे हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन एक स्टेज आएगी इमरान खान साहब मानेंगे कि ये लोग हाथ में उस वक्त बारी निकल गई होगी, उनकी गाड़ी गुजर चुकी होगी। और यही वजीर आजम इमरान खान मलिक साहब नोट करें, कहेंगे मुझे कुछ लोगों के इंतखाब में गलती हुई जिन्होंने मुझे इस खाई की तरफ फेंका। मलिक साहब, ये जब आप कहते हैं, मैं यही सवाल आपकी तरफ ला रहा हूँ, आप सिलेक्टेड हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन उससे कैसे अलग रह सकता है? तो आप तो इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रहे हैं। जिस असूल पे काई साहब आपने सवाल किया बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोई किसी रेफरेंस से पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सिलेक्टेड के आप कोई इल्ज़ाम लगाएं तो वो आप तौहीन कर रहे हैं इस इदारे की। ये तो आपका बिल्कुल टेक्निकली सवाल है। एक पॉलिटिकल मेरा कमेंट है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे इलेक्शन कमीशन की कभी भी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ये हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस आप कह लें, मैं अब कानूनी बात नहीं कर रहा, ये को आज की बात नहीं, हमारी मुसलसल आप देखें तो इन सजाओं की फिर क्या क्रेडिबिलिटी होगी अगर हो जाती है? वो तो वही बात है, जिस तरह तलाल बैठा है उसको 5 साल लग गए तो लग गए, अगर वो फैसला करें, मगर जिस तरह उन्होंने बताया कि ना हेल करेंगे तो उसके बाद वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं वो रिलीफ ले लेंगे। मगर असल जो सवाल है, मैं ये इस लीगली बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को जिस चीज़ की पॉलिटिकली ज़रूरत है वो एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत है जिसको सारे माने, नहीं तो हम इस तरह या फिर ये जमहूरियत का फ्रॉड खत्म कर दें। क्या किस बहस में हम फंसे? आपके पास खबर क्या है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? मैं आपको एक खबर दे दूं, अगर आप इजाजत दें। आप यार तुराब जरा म्यूट कर दे। नवाज शरीफ साहब ने कल रात कुछ लोगों से मुलाकात की है लंदन में। उन्होंने कुछ लोगों को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो सकता है। उन मुलाकात करने वालों में से एक साहब ने पूछा कैसे, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन इन दोनों को नाअहल कर देगा। अगर ये सही है, सच मुझे नहीं पता, फैसला इलेक्शन कमीशन किसको नाअहल कर देगा? स्वाति साहब को? स्वाति साहब और फवाद चौधरी को बकौल मियां नवाज शरीफ के रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक। मैं तो उस मुलाकात में नहीं था, आजकल तो फिर वहां पे ज़मीनी इंतखाब हो जाएगा। पता नहीं ये नवाज शरीफ साहब बहरान कैसे पैदा होगा, ये उन्हें कैसे पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन कर देगा, मुझे नहीं पता। उनकी सईद मेहंदी से बात हुई है या वैसे उन्होंने अंदाजा लगाया, क्योंकि सुना ये सईद मेहंदी सब मियां साहब के करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट है हिस्ट्री में। सुना इन्हीं के कहने पे ब्यूरोक्रेट्स की मेन जो पोस्टिंग होती थी, सबसे ज्यादा रिलायबल मियां साहब के जब पहली दफा आए थे ना सईद मेहंदी, उस वक्त से साथ चल रहे। तो अब मेरी समझ में नहीं आता, मलिक साहब अमेरिका में लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब ने जिन दोस्तों से बात की है
उन्होंने कहता जी मैं आपको उनके लिख के पहले पता चल गया कि ये हो रही है। हाँ, कि यकीन से कह रहा हूँ ये दोनों नाहल होने जा रहे हैं, उन्हें किसने बताया होगा? वो फिर डेफिनेटली उन 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, आप खुद ही तो मुझे बताते हैं कि उन्होंने इतने AS ही भर्ती किए थे, अब वो कोई डिप्टी कोई अपना IG बना हुआ है, कोई SP बना हुआ है। तो जब आप इस तरह की रियासत खबर दे रहे थे, जो मैं कह रहा हूँ जो पॉलिटिकल बहस चल रही है वो ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कोई इस तरह का तासर है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है ना वो इमरान PTA के खिलाफ जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि PTA की अंदर की पॉलिसी है कि इससे पहले कि कल को हम नहल करें आप पहले इस्टेब्लिश कर दें कि ये हमारे खिलाफ है। आप नहीं टेक्निकली आप इस सेक्शन को इसी तरह समझते हैं जिस तरह नैब पर पत्थर फेंक दिए जाएं पहले ही। मैच बराबर का है ना, अगर नून का ये कोई पत्थर मारने का तरीका। अब एक वफाकी वजीर जब देखें अब मेरी भी सुन लेना, अब वफाकी वजीर जो है रियासत का इदारे का नुमाइंदा है हुकूमत, और अपने रियासत के इदारे को कह रहा है कि ये नवाज शरीफ से पैसे लेता है, ये सियासत में चला, ये MNA बड़े, दिस इज ए स्टेट अगेंस्ट स्टेट। ये आपको नजर ही नहीं आ रहा? नहीं आपके नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के मुझे निकालने वाले? मेरे नहीं है, पहले ये करेक्शन करें मतलब आपके मेरे वजीर है, हम सब के वजीर आज़म इस तरह यार आप ही तो कहते हैं उन्हें क्यों निकाला? नहीं तो मैंने तो सुना। नहीं फिर मुझे ये बताएं कि वो जब 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो है आके अदलिया को गालियां देता है, वो आके जो है आपकी फौज को इन्वॉल्व करता है जिसका वो खुद पैदा करदा है, जिसके बूटों पे बैठ के आया है, तो उसको पूछते नहीं आप? उसको अदालत पूछे, मैंने पूछना तो फिर इन्होंने भी अदालत पूछने की तुझे क्यों पूछते? सुन ले ना, सुन ले, आपका आइन कहता है फौज की बेउर्मती नहीं कर सकते, अदालत पकड़े उसको गिरफ्तार करें। फिर बाकियों को भी ना पूछे, मैंने करना, फिर आप PTI को भी ना पूछे कि उसका फॉरेन फंडिंग केस है। कादी साहब मेरी एक गुजारिश है, फॉरेन फंडिंग केस गालबन 6 साल से चल रहा है। पहले तो मैं अगर मुझे अल्लाह ने कोई इख्तियार दिया होता, इसलिए अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता, मैं इनसे पूछता 6 साल में फैसला किया क्यों नहीं है? भाई अगर वो गलत है तो उन्हें सजा दो, बेगुनाह तो क्लियर करो। यही इस मुल्क की प्रॉब्लम है, हर एक को हम ब्लैकमेल करते हैं। देखें FIA में इंक्वायरी 5-5 साल चलेगी, जब आपसे पैसे लेने होंगे आपको बुला लेंगे, इंक्वायरी में जेब भरी कर गए। आपको याद होगा यार आपके चमोशी करते हैं, हमें मलक को यूं नजर नहीं आता। नहीं मलक साहब, अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बताने लगा। बताएं। जहांगीर तरीन साहब, अच्छा हमारे साथ वो नौजवान लाइन पे है ज़ीशान भट्टी साहब, देखो अब तक पकड़ा गया ब्लैकमेल करने के लिए। चले वो अगर आगे चलते हैं। नाज़रीन, एक नौजवान ने एक कैंपेन लॉन्च की थी और उसने बहुत से 30,000 के करीब उसने दस्तखत हासिल किया और उसने कहा कि करप्ट आदमी उसके मुताबिक पाकिस्तान को लूट कर वहाँ बैठा हुआ है और ये क्या करता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि वहाँ लुटेरों की सबसे बड़ी आमाजगाह ही वो है। बहरहाल उसने उसकी आवाज़ सुनी गई, उसको प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा, बोरिस जॉनसन ने। क्या हुआ उनसे बात करते हैं। शायान हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या लिखा है, आपके जो हैं बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, और क्या कोई बात आगे बढ़ेगी या उन्होंने ऐसे वो मट्टी गोंगलू से हटाई है जिसे पंजाबी में कहते हैं? शायान जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी, मैंने मूवमेंट कैंपेन शुरू की हुई है, नाम है उसका इंसाफ की उम्मीद। मैंने प्रोटेस्ट भी किया था आउटसाइड डाउनिंग स्ट्रीट 14 अगस्त को, और मैंने उसके बाद फिर 20 अगस्त को मैं डाउनिंग स्ट्रीट गया था एक लेटर देने। उस लेटर का जवाब आया है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से। उन्होंने बोला था कि इसी मैंने एक पिटीशन भी साइमल्टेनियसली शुरू की हुई है पार्लियामेंट की वेबसाइट पे। उन्होंने उस लेटर में बोला था ये जो मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ ये उस पिटीशन का जवाब नहीं है, उस पिटीशन का जवाब सेपरेटली आएगा पार्लियामेंट की वेबसाइट पे। इन्होंने इस लेटर में इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन्होंने बोला था, इन्होंने शुरू ऑफ किया था कि मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ एक ग्लोबल करप्शन को टैकल करना हमारी फॉरेन ऑफिस की टॉप प्रायोरिटी है और हम कर रहे हैं इसको टैकल। फिर उन्होंने इस लेटर में मल्टीपल चीजें मेंशन की थी। इन्होंने मेंशन किया था कि NCA की जो इनकी एंटी ग्लोबल करप्शन रजीम है, इन्होंने NCA के साथ 300 मिलियन पाउंड इन्होंने ले ली है। उन्होंने बोला इन्होंने 63 मिलियन पाउंड इन्होंने और NCA को दे दिए ताकि जो लूटर्स बैठे हुए यूके में उनको उनके खिलाफ सैंक्शंस को इंट्रोड्यूस करे। ये सैंक्शंस इन्होंने बोला है कि सैंक्शंस हो सकते हैं एसेट्स को फ्रीज करना, और ये सैंक्शंस ये भी हो सकते हैं कि ट्रैवल बैन करना। अच्छा शायान अली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो आपने पिटीशन में लिखा क्या है और उस पर कितने लोगों ने साइन किए हैं, उस पर आपका इतराज क्या है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पर? जी देखिए, जो मैंने पार्लियामेंट पे पिटीशन स्टार्ट की हुई है, इसका मैंने कोई नैरो डाउन नाम नहीं किया है कि सिर्फ नवाज शरीफ की ये पिटीशन खिलाफ है। ये पिटीशन है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करके आते हैं। आप देख सकते हैं कीवर्ड इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तानी इंडिविजुअल। इस कोई भी पिटीशन में नवाज शरीफ का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ का हमें पता है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। तो आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के अगर एक्शन ब्रितानी की हुकूमत ने लिया, नवाज शरीफ भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा।
अभी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बोला था कि फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस आपको इस पिटीशन का रिस्पांस देगी आने वाले दिनों में। ये उन्होंने मुझे लेटर डेट किया था 8 सितंबर। 13 सितंबर कल की रात पे फॉरेन डेवलपमेंट ऑफिस ने जवाब दे दिया पब्लिकली पिटीशन पे। उन्होंने बोला है कि हम कंसिडर और अभी कर रहे हैं और लोगों को डालने में एंटी करप्शन रजीम, जो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, जो लाखों लोगों की रिक्वेस्ट है कि जैसे बरतानिया की हुकूमत ने दूसरे मुल्कों के खिलाफ एक्शन लिया हुआ है, जैसे मैंने पिटीशन में मेंशन किया है जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, मैनी मोर कंट्रीज, वैसे आप पाकिस्तान के साथ भी एक्शन ले ले। अगर आप पाकिस्तान को कोविड की रेड लिस्ट में डाल सकते हैं, श्योरली आप एंटी करप्शन रजीम के लिस्ट में भी आप पाकिस्तान को डाल सकते हैं। इस पे आप देख सकते हैं बरतानिया की हुकूमत ने बोला हम कंसिडर कर रहे हैं और मुल्कों को डालने में। शान आपसे मैं एक जरा पर्सनल सवाल करना चाह रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं कर रहा। यहाँ 80s में भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, 90s में भी हुई है, और मेरा ख्याल है जो इल्ज़ाम आप नवाज शरीफ पे लगा रहे हैं वो बेशुमार लोगों ने लगाया। मेरा आपसे सवाल है कि आपको किस तरह एकदम ये ख्याल है कि ये काम किया जाए? ये पिछले साल आपको क्यों ख्याल नहीं आया? ये उसने पिछले साल क्यों नहीं आया? सुने को आपका कोई फैमिली को जो झगड़ा हुआ है वो इनिशिएटिव है कि यहाँ वैसे ही आप कानून की बालादस्ती चाह रहे हैं? देखिए, आप बोल रहे हैं मैंने पिछले साल क्यों नहीं किया, उससे पिछले साल क्यों नहीं किया। सर मैं अभी रिसेंटली 16 साल का हुआ, टर्न जुलाई 23 को। उससे पहले मैं काफ़ी वैसे मसरूफ था, स्कूल में मेरे GCSEs हो रहे थे और मैं काफ़ी यंग था उस मोमेंट पे। अभी मैं काफ़ी वेल इन माई बिलीफ मैं मैच्योर होने शुरू हो गया। मुझे पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अच्छा शायान, ये बताओ, वैसे हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये इतनी कम उम्री में ये इनिशिएटिव लिया। क्या प्रेशर आ रहे हैं दूसरी तरफ से? आपको क्या कांटेक्ट करते हैं कोई दूसरे मुस्लिम लीग नून वाले या कोई और जो आपको इससे रोकना चाहते हैं? शायान जी, ऑफ कोर्स मुझे एक सवाल नहीं समझ आ रही। ये सब बोल रहे हैं कि ये PMLN के खिलाफ है। ये देखिए काफ़ी रिडिकुलस है कि सिर्फ PMLN पार्टी जो कह रही है कि करप्शन को टॉलरेट हम करें। मैंने अभी फिर से अगेन एंड अगेन बोला है, जो मेरी कैंपेन है इंसाफ की उम्मीद, मैंने एक्सेप्शंस नहीं मेक करने हैं। मैंने ये नहीं देखना कि मेरी पर्सनल दुश्मनी कोई PMLN से नहीं है। मेरे बस दुश्मनी है करप्शन के खिलाफ। मैंने बस करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना है। नहीं, थ्रेट्स आ रही है आपको? मेरी जी थ्रेट्स वगैरह कोई हैं तो रोका जा रहा है आपको, या आप यू आर फ्रीली वर्किंग? देखिए, ये ऑफ कोर्स माफिया है, हमें ये पता है ये बहुत बड़ा माफिया है। अभी आप इंटरप्रेट कर ले कि थ्रेट आए होंगे या नहीं। बस मैं ये कहता हूँ कि मैंने बहुत दफा बोले ये माफिया है, ये आवाज़ों को दबाना चाहता है। मैं ये भी पॉइंट ब्रिंग अप कर लेता हूँ कि 22 अगस्त को आप अवेयर होएगी कि जुनैद सफदर के बाहर वेडिंग प्रोटेस्ट हुआ था। उस वेडिंग प्रोटेस्ट में मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन आप देख सकती है कि जो यूके की लीडरशिप है PMLN की, उन्होंने कैसे एक्ट किया था। देखिए, बात है ये यूके है, यूके में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक राइट है, ये ह्यूमन राइट है यूके में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। और उन्होंने उधर भी वायलेंस यूज की, उन्होंने उधर थ्रेट्स यूज की, और उन्होंने लेडीज को चेस किया, स्पीकर्स उनके कानों में प्ले कर रहे थे जो मेगाफोन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो PMLN है ये एक माफिया के जैसे इंटिमिडेट यूके में भी करने शुरू हो गया है। अच्छा शायद ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि उधर बरतानिया में बहुत सख्त लॉ है, कानून है, और जैसे आपने दरख्वास्त दी है वो एक स्पेशली मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं, ओवरऑल करप्शन तो एक गाली है, वो इस मुल्क में भी खैर है। आप क्या समझते हैं, आपको इंसाफ मिल जाएगा बरतानवी हुकूमत से, और जो भी करप्ट लोग हैं वो आ जाएंगे कानून की गिरफ्त में? देखिए, जो अभी रिस्पांस मिल रहा है, मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं काफी हैप्पी हो कि बरतानिया की हुकूमत ने इसको नोटिस में ले लिया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे लेटर भी भेज दिया है और वो उन्होंने पार्लियामेंट की वेबसाइट पे रिस्पॉन्ड भी कर ली है। अभी मेन गोल है कि इसके जब 1 लाख सिग्नेचर हो जाए, फिर इस मैटर में ऑपोजिशन भी आ जाएगी, जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी आ जाएगी। इसे जब इस पिटीशन की 1 लाख सिग्नेचर हो जाए सर, ये मैटर पार्लियामेंट में इस बारे में डिबेट होगी, और उस बारे में होगी डिबेट कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के खिलाफ इन जो एंटी करप्शन रजीम है उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा या नहीं। और इसी में सबको कह रहा हूँ कि प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने पाकिस्तान के लिए करें, आप करप्शन के खिलाफ के लिए करें, आप पार्टी का ना देखें। अगर आप PMLN के लिए, अगर आप PMLN, बहुत शुक्रिया शायान, एंड वी अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी एंड योर कंसिस्टेंसी जो तुम परस्यू कर रहे हो। पाकिस्तान ये कैंसर है एक जो है जिसके तरफ पॉइंट आउट किया। बट साहब, एक बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी तहरीक जो है जर्मी कॉर्बिन ने चलाई थी, उसको एस्टैब्लिशमेंट ने उठा के बाहर मारा। उसने कहा ये सारा जो गलीज गंदा पैसा ये उठा के लाते हैं और फिर विक्ट्री साइन बनाते हैं, जितने सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं, हर मुल्क के उसको जनाब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। आज इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दारुल खिलाफा और जराइम पे 1800 के करीब एब्सकॉन्डर इंडिया से
बैठे हुए हैं वहां पे वारदाती है, जिस तरह के हमारे वारदाती गए हुए हैं और गालियां देते हैं माँ बहनों के सामने बैठ के, मगर वो एक्सट्रेडाइट नहीं हुए तो वो तो नहीं करेंगे। देखिए काजी साहब, मुझे नहीं पता इस बच्चे को इंसाफ, मैं इसके हौसले को तारीफ कर, वो तो हम अगर ये करप्शन के खिलाफ है और 16 साल का बच्चा है। करप्शन ऐसी गलीज है, वो किसी भी जमात में हो, साफत में हो, इसकी गंदगी पूरे के पूरे मुल्क को खा रही है। इस मुल्क की तबाही सिर्फ करप्शन की वजह से है। इस मुल्क में तो वाकई किसी को करप्ट के खिलाफ इंसाफ नहीं मिल सकता। अल्लाह करे ये बच्चा उसमें क्रॉस नहीं बोर्ड हो, दीगर सियासी जमातें हो, आला आला जो रिटायर्ड अफसर हैं वो भी अरबपति हैं बाहर, मैं उनको भी जानता हूँ। अच्छा मलिक साहब, एक में जवेद लतीफ़ साहब कुछ कह रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो अपनी पार्टी भी कुछ थोड़ा सा या उसमें कुछ एलिमेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं कि मलिक साहब आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैं वैसे महसूस कर रहा हूँ कि जवेद लतीफ़ कंसिस्टेंटली नवाज शरीफ से खामोश है, मुझे लगता है मरीम भी खामोश है। मेरा आजकल ये ज़रा इस्टेब्लिशमेंट हाउ यू इंटरप्रेट दिस कि कौन है फिर भट्टी साहब से खबर पूछते हैं। मैं वो खबर वो देंगे, मेरा ख्याल है कि वो एक इनकलाबी सियासतदान बनना चाह रहे हैं। मलिक साहब, भट्टी साहब, काजी साहब आप बहुत सादा आदमी हैं। ये तो है। डू यू थिंक कि इन पे जो नैब ने केस है इनको किसने बचाया हुआ है? नैब का नोटिस जवेद लतीफ़ साहब को गया हुआ है। 7 अरब की छोटी सी मामूली सी रकम थी जो मुबैना तौर पर इनके वालिदा के नाम। असाइनमेंट मुख्तलिफ किस्म से होती हैं। अब मैं एक लीडर का नाम बताऊंगा, जब मुशर्रफ ने मार्शला लगाया, मलिक साहब आपकी जरा नजर चाहिए। एक बंदा फौज के खिलाफ बहुत बोलता था। अच्छा, मेजर सैफ साहब थे, उन्होंने उसको मेहमान बना लिया मॉडल टाउन थाने में। ये 99 की बात कर रहे हैं आप। हाँ बस, उसके बाद वो फिट हो गया, उसे असाइनमेंट मिल गई, उसे छोड़ भी दिया गया। वो बहुत ज्यादा सख्त मुशर्रफ साहब के खिलाफ बोलता था। तो मैंने, मेजर सैफ साहब थे उस वक्त, और 2 बंदों से कहा, मैं क्या यार ये क्या वजह है कि आपने तो उसको पकड़ा था? कहते नहीं ये हमारा ही काम करता है। मैं कहा नहीं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी इस तरह ऊपर नहीं बोल सकता। उन्होंने, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, उन्होंने अच्छा कल वो ये तकरीर करेगा, सेम उस लीडर ने वही तकरीर की। इसे असाइनमेंट कहते हैं। अब मैं इससे बरीक वारदात और नहीं डाल सकता। हाँ, जवेद लतीफ़ कह रहे हैं जो मुफाहमत की करते हैं उन्हें असाइनमेंट, इसका मतलब है वो शहबाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। वाली खबर ही दे रहे हैं, वो तो वाली खबर दे रहे हैं। अच्छा, ये इसकी एक बैकग्राउंड भी है मलिक साहब। कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था और यूं लगता है, मुझे लगता है कि शायद उसकी जब बात हुई है या नहीं हुई। भट्टी साहब, अब ख्वाजा आसिफ साहब स्टाल वाट हैं और ये यार मलिक साहब, वैसे मैंने ये चीज़ें सुनी नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा सा मजदूर आदमी, काम बड़ा है यार। अनबिलीवेबल, इन्होंने तो ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ को और जवेद लतीफ़ ने उड़ा के रख दिया। मुफाहमत कहते हैं वो किसी की असाइनमेंट, यानी कि फौज का मुखबर उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया। और ख्वाजा आसिफ, इनकी उम्र जिससे ज़्यादा ख्वाजा आसिफ साहब का तजर्बा है। आपको 10 इख्तलाफ हो, मैं उनकी उस दिन से इज्जत करने लग पड़ा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की, जब मुझे पता चला मौजूदा वज़ीर आज़म ने FIA के एक अफसर को बुला के कहा इस पे आर्टिकल 6 लगाओ। मैं कहा यार ये बंदा कोई तंग किया होगा तो जिस पे आर्टिकल 6 किस बात पे लगाना है। तो मलिक साहब, काजी साहब, ये तो नून लीग तो मुझे लग रहा है इसमें तो बहुत सारी लीग्स हो चुकी हैं। इसके बाद क्या रहता है? ख्वाजा आसिफ के पल्ले क्या रह गया कि जवेद लतीफ़ साहब ने जो उनको जिस तरीके से, अल्लाह माफ़ करे, तज़लील करने की कोशिश की है, तो फिर ये सहाफ़ियों यानी वो ये कह रहे हैं कि ब्रेक है क्या है? अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, मगर बात ये है कि ये ना, और इतने बड़े स्टार वार्ड के लिए कहना कि उन्हें असाइनमेंट मिली और फिर कोई और कहे तो बात समझ में आती है। मगर मुस्लिम लीग नून के ये क्या है, हम वापस आएंगे तो हमारे मैशत के इशू पर शबर जैदी साहब हमारे साथ होंगे। नून एक मैशत को जानने वाले, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। FBR के साबिक चेयरमैन जनाब शबर जैदी साहब लॉ, टैक्स लॉ और बहुत हवालों से एक अहम शख्सियत। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा सादा सा सवाल है, फिर मेरे दोस्त करेंगे। हजूर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा तजुर्बा था, गैट, WTO, टैरिफ गिराने, करेंसी को पैक करना डॉलर के साथ, इज़ इट अनरेवलिंग नाउ? और आज हम जिसमें हैं ये क्या उसी का नतीजा है जो हमने सारे टैरिफ गिरा के अब हम देखते रहते हैं कब कर्जे की ट्रैश मिलेगी? क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप मेरी बातों पिछली बातों को याद रखें कि ये जो हमने WTO को और इन चीज़ों को टैरिफ गिरा के और इम्पोर्ट बेस्ड इकनॉमी को चलाया है, इसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों को हिला दिया है। और पाकिस्तान में कोई भी स्टेबल इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकी है
जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली इंपोर्ट करनी पड़ती है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। देखिए, पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ा मसला एनर्जी का है, और हमारे पास आज तक, अभी तक हमारे पास जो ऑयल में क्रैकर होता है, जिससे हम रिफाइनरी में क्रैकर करते हैं और उससे ऑयल की प्रोडक्ट बनती है, वो हमने आज तक क्रैकर नहीं लगाया। हमने सिर्फ रिफाइनरी बना के हम पूरी ऑयल की इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो ये जो हमने WTO को एक्सेप्ट किया था, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ना उसको इंडिया ने कंप्लाई किया, ना उसको अमेरिका ने कंप्लाई किया, ना यूरोप ने कंप्लाई किया। हम मोर लॉयल देन द किंग है होके इस पर करते रहे। मेरा तो हमेशा से ये व्यू है कि ये गलत पॉलिसी है, और हमें अपने लोकल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। और लोकल इंटरेस्ट को आप उसको जो मर्जी कहें, प्रोटेक्शन कह लें, आप उसको फैसिलिटेशन कह लें, वो देनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका मुल्क अपनी मईशत की बुनियादें इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा शबर साहब, आप लास्ट टाइम भी आए थे और इत्तेफाक है जो बातें आपने की एज इट शामिल हुई। ना वज़ीर आज़म किसी बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाल सके, ताजर करते हैं उन्हें ब्लैकमेल वो कर लेते हैं, सनतकार वो ब्लैकमेल कर लेते हैं, टैक्स कोई देता नहीं, महंगाई अरूज पर चले गई है, क्या डॉलर आसमानों पे चले गया है। क्या ये खुदा ना खास्ता मुल्क किसी बहुत बड़े क्राइसिस में तो नहीं जा रहा अगर इसे ना रोका गया तो? देखिए भट्टी साहब, मैं एक बड़ी तल्ख बात कहना चाहता हूँ कि हमने 4 साल के अंदर अभी तक मईशत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की है, और आज भी हमारी मईशत जो है वो आप ये समझ लें कि आज मईशत के जो पैमाने और जाविये हैं वो लोअर मिडिल क्लास को, गरीब आदमी को बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है। और हम किसी भी एक सेक्टर में गरीबों को या मिडिल क्लास लोगों को किसी किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। इससे किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ कंटिन्यू करती गई और आगे इसको सपोज करें कि हमने इसको 3-4 साल और चला लिया, तो मैं ये नहीं कहता कि डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं, मगर फिर पाकिस्तानी माशरा लॉ एंड ऑर्डर के और ऐसे मसाइल में घिर जाएगा जो हमारे लिए नहीं होंगे। अगर आज भी हमारी वार्निंग बेल नहीं चली तो बात नहीं होगी। मैं इसको आज मुझे बड़ी सख्त अफसोस हुआ जब मैंने कल प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस सुना, तो उसमें हमें ये चाहिए था, ये एड्रेस इसलिए नहीं होता कि हम अपने सियासी स्कोर सेटल करें, ये एड्रेस तो इसलिए होता है कि हम अपनी फ्यूचर की डायरेक्शन दें, और सियासत में डायरेक्शन सिर्फ मईशत की हो सकती है। मुझे कोई मईशत की कंक्रीट डायरेक्शन इस स्पीच में नजर नहीं आई। शबर साहब, आपने हमारा जो मसला है वो ये है, आपने इकोनॉमी की बात की है, मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, आप भी उनमें शामिल हैं। इकोनॉमी की बात होती है सिर्फ, मैं जरा एक सवाल कर लूँ, बात होती है सिर्फ अपनी। आप मेरा सवाल ले लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 साल में तकरीबन 7,000 अरब के करीब हमने बैंकों से हमारी हुकूमत ने कर्जा लिया है, कोई 24 बिलियन US डॉलर हमने बाहर से कर्जा लिया है। आप भी FIR के चेयरमैन हैं, आपने भी टैक्स इकट्ठे करके हुकूमत को दिए हैं। मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि ये जो इतना कर्जा जो लेते हैं, ये खर्च कहाँ होता है, ये किस पे लगता है, ज़रा ये तो ज़रा समझा दें हमें। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये लगता नहीं है, ये आप इस तरह समझें कि मेरे घर का खर्चा 100 रुपये है और मेरा आमदन 80 रुपये है, तो 20 रुपये तो मैं खर्चा लेता हूँ। ये तो जब 20 रुपये में लूँगा तो रोटी खाने पे लग रहा है, वो उससे मेरा घर नहीं बन रहा है। मैं बिल्कुल आसान बताता हूँ, एक घर है जिसका खर्चा 100 रुपये है और जिसकी आमदन 80 रुपये है, तो हर साल हम 2000 बिलियन रुपीस का एक्सेस होता है हमारे बजट में एक्सपेंडिचर का इनकम से ऊपर। तो 2000 बिलियन का हर साल कर्जा ऐड होता जाएगा, चाहे आप सीधे लेट जाएं या उल्टे लेट जाएं, सब बात एक ही पोजीशन आएगी। तो ये जब तक आप इस बैलेंस को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये मसला चलता रहेगा। चलिए हल बताएं ना, इसका हल क्या है शब्बर साहब, इसका हल भी बता दें। इसका हल है कि जी आप, इसका हल वो है जिसके लिए मैं आता है, जो आपने टैक्स की बेस बढ़ानी है, खर्चा रुपये में आता है, वो खर्चा हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे 2 बैलेंस होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है डॉलर का होता है, एक रुपये अकाउंट होता है जो टैक्सेस से आता है। हमारा जो आमदन है टैक्सेस से, उससे हमारा खर्चा तकरीबन 20% ज़्यादा है। तो डिफरेंशियल कहाँ से आएगा? वो कर्जे से आएगा। तो उस कर्जे से कोई घर नहीं बन रहा होता, बल्कि आप रोटी दाल चीनी खा रहे होते हैं, ये मतलब है। तो ये कर्जा कम होने का, ये आप कह रहे हैं कि पैसे कहाँ गए, तो पैसे कहीं नहीं गए।
ये पूरे तनख्वाहों में चले गए, ये आपकी जो बिजली की सब्सिडी में चले गए, ये आपकी वीट की इंपोर्ट में चले गए। ये कोई मतलब आप ये नहीं समझे कि इससे कोई सड़क बन गई या इससे कोई एयरपोर्ट बन गया। ये पाकिस्तान का रेगुलर फीचर है। और जो हमारा शबर साहब आपने बड़ी अहम बात की, बड़ी कि हर साल 20% बढ़ता है, तो आने वाले 10 सालों में तो इसकी तादाद 20 से 50% हो जाएगी। तो कैसे चलेगा मुल्क? ये आम आदमी तो मर जाएगा सिवाय खुदकशी के, उसके पास कोई हल नहीं वही रहेगा। तो मैं देखिए, मैंने आपको ये पहले भी कहा था, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि अगर हमने डॉलर अकाउंट बैलेंस भी कर लिया और रुपये अकाउंट में ये बैलेंस बढ़ता रहा तो इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी कि हम इसको बैलेंस नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जो मसला इकोनॉमिक्स का है हमारे मईशत का, वो ये है कि हम अपनी इन्फ्लेशन को जब हम हर साल 2000 या 2000 1900 या 2000 बिलियन का कर्जा लेंगे तो इन्फ्लेशन तो आएगी। वो कर्जे का मतलब होता है भट्टी साहब नोट छापना, तो नोट छापते हैं इनडायरेक्टली, तो वो तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन में जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट हमारा बजट डेफिसिट है ये हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ता जा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही। तो ये बुनियाद है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर मैंने अभी तक किसी अपोजिशन से, मैं इस पर कसूरवार अपोजिशन को ठहराता हूँ। अपोजिशन वाला महंगाई करता है, वो ये नहीं बता रहा कि भाई इसका रास्ता क्या है। ये मसला कोई नवाज शरीफ का या इमरान खान का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान का है कि भाई ये डिफरेंशियल जो आ रहा है ये क्यों आएगा, ये कैसे कौन कवर करेगा। अच्छा शबर साहब एक सवाल आपसे बड़ी रहनुमाई मिलती है। ये जो अचानक एकदम डॉलर को पर लगे, ये कहा जा रहा है 175 या 80 पे जाएगा, इसका कोई बेनिफिशियरी भी है या ये कोई सिस्टम चलाने वालों से गलती हो रही है? देखिए इसकी वजह ये है भट्टी साहब कि डॉलर जो है 180 पे जाएगा या 170 पे जाएगा, मैं नहीं समझता कि होगा। मगर मसला ये है कि जब आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो अगर आपका बढ़ता गया तो डॉलर की जो पोजीशन है वो कमजोर, पाकिस्तान रुपये की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना आ रहा है। उसमें अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ती जाएगी और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती उस प्रोपोर्शन में तो ये बढ़ता जाएगा और हमारा रिलायंस सारा इस वक्त रेमिटेंसेस के ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसका रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये मैं बिल्कुल इस पर क्लियर हूँ कि इन द लास्ट 12 मंथ्स हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, मगर वो बेहतर होने के बाद उसका असरअंदाज डॉलर पे उस शक्ल में नहीं हुआ है। और भट्टी साहब एक बात आपको कहनी पड़ेगी, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है कि जो डॉलर का रुपये की वैल्यू कम हो रही है वो हमारे एक्सपोर्टर को फ़ायदा दे रही है। और वो एक्सपोर्टर मगर जितना फ़ायदा उनको डॉलर की डिवेल्यूशन से हो रहा है इतना वो एक्सपोर्ट में शायद इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और उनको चाहिए कि वो अपनी इस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें, अदरवाइज़ वो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगी और ये पोजीशन नहीं रहेगी। आज जो हमारी एक्सपोर्ट की इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है कि आपको रुपये टर्म में अच्छे पैसे मिल रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट। मगर शबर साहब आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दी और आपको पता है हमारी इंपोर्ट डबल हो गई है। यानी कि अगर 1 रुपये की चीज़ें हमने बेची है तो 2 रुपये की हम बाहर से खरीद रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है तो इंपोर्ट हमने डबल कर दी है। मगर मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा अपना ख़जाना साहब ने फरमाया कि हम कनक सस्ती करने जा रहे हैं। मैं इसीलिए बड़ा छोटा सा सवाल करता हूँ, इज़ इट पॉसिबल कि ये इस तरह 3 साल में हमें हर बार खबर आती है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, अब महंगाई कम होगी, वो कह रहे हैं जी अब मिडल मैन का रोल ख़त्म कर देंगे जो 400% मुनाफा ले रहा है। इज़ इट पॉसिबल, कैन दे डू दैट? नहीं देखिए ना, बात वही वाली बात है ना कि हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी लगानी पड़ेगी ना कि हम क्या इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, ये नहीं हो चल सकता इस तरह से। आपको बुनियादी लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेनी पड़ेगी और वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा फिर मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि हम इन द लास्ट 3 to 4 years बुनियादी तब्दीलियाँ अपने मईशत के कारोबार में नहीं कर पा रहे हैं। हम एज़ यूजुअल वाला स्टेटस क्यू वाला कारोबार चला रहे हैं। इससे पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे और हमें आउट ऑफ द बुक सॉल्यूशंस और स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। मगर अब सवाल ये है कि चौथा साल है गवर्नमेंट का, वो क्या स्ट्रॉन्ग मेजर ले सकेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब शबर जैदी साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनलाइटन किया है, थैंक यू वेरी मच। जी भट्टी साहब, तो ये अपना साहब मुझे लगता है गरीब के हाथ गुर्बत और अमीर के हाथ दौलत आएगी। नहीं भट्टी साहब, फ्यूचर मुझे कुछ नहीं लगता। नहीं, उन्होंने एक बात रही है 200 बिलियन गालबन डॉलर हर साल, उन्होंने 2000 अरब का ना हमने कर्जा लेना हर साल। तो हर साल ये प्लस ही होता जाएगा, माइनस तो नहीं हो रहा।
अगर आपकी इंपोर्ट हुई है, आपने उसमें से $1 अरब कमाया है, तो आप चीज़ें मंगा रहे हैं उसमें $10 अरब भेज रहे हैं। सर मैं तो आपको नुकसान मैं नहीं थोड़ा रहेगी सॉरी ना। आपकी बात काट रहा हूँ। पिछले महीने हमने जो इंपोर्ट हमारी बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट डबल होने से $4.6 बिलियन का एक महीने का सारा है। आपको ये अंदाजा है जितना हमारे पर कर्जा है, खुद प्राइम मिनिस्टर से फरमाते थे, मुझे याद है, पता नहीं कितने अरब का $1 बढ़े तो बढ़ जाता है। अब ये पिछले दिनों से लेके आज तक कमो बेशतर $15 $16 कर्जा डॉलर बढ़ गया है। तो कर्जा तो खरबों $बिलियन के वैसे बढ़ गया होगा। बट्टी साहब जो उन्होंने बात की है ना, जो असल बात ये है कि आपके जो प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं उनको आप पौने पे बेचते रहते हैं, या फिर आप इस तरह करते हैं कि वारदात करके जो आपकी स्टील मिल है उसको आप धकेलते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इसकी गैस बंद कर दी थी, इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर ने जो किया था। आप अपने इस वसीदा निज़ाम को भी जिंदा रखने के लिए $500 अरब रुपए आपका जाता है। मैं और बात कर रहा हूँ। टैरिफ आप गिरा देते हैं कि क्या अमेरिका में हमें इजाज़त है कि अमेरिका में हम हर चीज़ ले जाएं बेचने के लिए? हम नहीं बेच सकते, वो जो चीज़ मर्जी ले आएँ उसको हम टैक्स नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट रही है, ये जो सबसर्विएंट है, और जाके अब जो यूरोप के जो है वो वहाँ पे जराइम पेशा लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं, जो जराइम इस मुल्क के अवाम के खिलाफ करके गए हैं, ये WTO और ये बात की उन्होंने, ये है हमारे लिए अजाब जो इमरान खान अनडू नहीं कर सका। जो पीपल्स पार्टी के दौर में जराइम किए गए, जो नवाज शरीफ के दौर में क्राइम किए गए, उसको अनडू नहीं किया। आज बैक रौला पाने ने मार गए, इमरान खान ने मार दिया। They laid the foundation of this, और ये बात की ये शबर चले फाउंडेशन तो उनकी थी, मगर इन 3 सालों में जो गलत रिकॉर्ड किया, हुआ है ना, इन्होंने नहीं किया, सिंपल ज़बान नहीं किया, सिंपल इनको भी हम निकाल देंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं, इनको भी हम निकाल देंगे, मैं फिक्र न करें, हमारा कोई साथी से नहीं शेयर करना चाहता हूँ। ये 3 साल में रिकॉर्ड डॉलर महंगा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री का ना। इन 3 साल में 5 साल अगर नवाज के निकाल लें और आप जरदारी के निकाल लें, उससे ज़्यादा गया। 38% इंक्रीज सिर्फ डॉलर में हुई है। पेट्रोल जी अपना आपकी गैस आपकी अमेरिका में महंगाई हुई नहीं हुई? हुई होगी, जापान में हुई है। मैं तो यही रहता हूं यार, ये दुनिया वन इंटीग्रेटेड है, ऐसे इमरान स्पेसिफिक ना करें और जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना करें। चलो आपका अगर बड़ा हीरो अमेरिका है ना, मैं उसका भी बता अमेरिका नहीं, आप जिक्र कर रहे हैं, आपके पास आप 5% मेरा हीरो नहीं है। 5% है उनकी महंगाई, सुन लेना, उनकी महंगाई 5%, आपकी 12% है। क्या है यहाँ 14% महंगाई। यार आप अमेरिका में आपके बेटे ने क्या कहा था आपको? वहां को मुझे बताएं दुनिया में इस वक्त आप वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है कि सबसे बड़ा खतरा इन्फ्लेशन का है, जो कि कोविड रिलेटेड है। इसमें इमरान खान ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसको अनडू नहीं किया, हम मानते हैं, मगर जो जराइम पेशा लोगों ने ये निजाम यहाँ मुसल्लत किया, और अब इसहाक डार उधर बैठा हुआ है, उनको यार आप भूल जाते हो, एशिया में सबसे उनको आप भूल जाते हो, वहां कोरोना नहीं है, उसे भूल जाते हो। सिर्फ कारोबार मेरे बच्चे ना चल रहे हैं, मुल्क तबाह है। और वो बता के गए कि WTO पे जो आपने साइन किया, जो आपने ये मुआहदे किए, इसने आपको बर्बाद किया। ये बेनजीर ने किया, नवाज शरीफ ने किया, इमरान खान ने कंटिन्यू करके हमें लेकर पड़वाए। ये बात है यार, का सब मादी में गलत एग्रीमेंट हुए, मैंने मान लिया, इसे किसी ने तो रोकना है। उन्होंने अनडू नहीं किया ना, खाई में जा रहे हैं। मुझे शबर ज़ैदी साहब की बातों से जितना मैं तालिब इल्म हूँ, मैं समझ रहा हूँ आने वाला वक्त इससे ज्यादा बुरा आ रहा है। वो ये कह रहे हैं, ये बुरा है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आने वाला वक्त में इमरान खान का वक्त हमें जन्नत लगेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ अच्छा ये हुण आ गया। सवाल सिर्फ मैं एक करता हूँ कि हम एक जुर्म जो आज हो रहा है उसकी बुनियाद पे हम वो उनको डिफेंड करते रहे जिन्होंने इसकी बुनियादें रखी, जिन्होंने माल बनाया। हम इमरान खान जो उन्हें पता ही कोई नहीं सी, आ गया था, कहता मुझे तो पता ही 3 साल बाद लगा, ये उसकी है। सब देखे हुकूमत खाते थे तो लगाते भी थे, नवाज शरीफ की हो जरदारी, उन्हें जवाब देना है। हम एज ए नेशन, मेरा वज़ीर आज़म कोई भी हो, 3 साल अगर वो मेरे पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से प्रोटोकॉल खरबों रुपये एंजॉय कर रहा है, तो उसे मुझे तालीम, सेहत, जो आप आइन की बात करते हैं, 38 सिक्के आम शहरियों के लिए हैं, उसे गरीब के बच्चे को तालीम भी देनी है, एक सेलमैन को, एक ड्राइवर को सेहत की सहूलतें भी देनी है और रोजगार भी देना है। बड़ी साहब, आप स्टील मिल को 94 में आपने मुआहदे किए, पीपल्स पार्टी ने सारी की सारी बिजली तबाह कर दी। उसके बाद जब तारक खोसे ने इसकी शुरू की तहकीक, पीपल्स पार्टी ने रुकवा दी, ठीक है, स्टील मिल को उन्होंने तबाह किया। मुस्लिम लीग नून ने उसकी गैस बंद करा दी, 5 अरब रुपए का सालाना प्रॉफिट आ रहा था। अब इमरान खान गलत है तो वो जो जराइम पेशा लोग थे वो ठीक हो जाते हैं। किसी को भी गलत या ठीक नहीं कह रहा, सुन लेना, इमरान खान पीपल्स पार्टी ने किया होगा, नून लीग सबने किया, सही स्टील मिल अब 3 सालों में चला ले, गलत किया इसने। आप इस वक्त उनका पॉइंट ठीक है, माजी में लूटमार हुई है, सब गलत। मगर आप सुन ले 16 सितंबर से आपका
पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, डीजल भी महंगा होना जा रहा है, आपकी बिजली की भी प्रपोजल चली गई, वो भी महंगा है। मेरा मतलब है सफर तो लोग फिर सानू फायदा 10 रुपए तक जा रहे लोगों हैं, 10 रुपए तक लीटर मलक साहब फिर हुकूमत किसी भी हो, किसी की भी हो, लेकिन वो 2-3% लोगों के मेरा यही पॉइंट है ना। कंपनियों की है ना। भट्टी साहब, ऑयल कंपनियों के लाइसेंस जब ठेके देंगे आप, मैं निकालूं नाम सबके? बताएं ना, मुझे बताएं। मतलब हमारी यही सबमिशन है, हमें इससे गर्ज नहीं है, लूटने वाला कौन है, हमें से ये इसको पकड़े क्यों नहीं जाते? नहीं पकड़ सका, मैं आज आपके सामने एडमिट करता हूं। अगर इमरान खान नहीं पकड़ सकता तो फिर कोई नहीं पकड़ सकेगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि इस प्रोपेगेंडे को हमें डिस्पेल करना चाहिए कि जनाब बक्के पहले ठीक चल रहा सी तो हुण आके खराब हो गया, खराब ही आ रहा सी ते अगे भी खराब चल रहा है, तो जेडे जराइम उन्होंने किए हैं वो जराइम पेशा लोग हैं जो इस मुल्क के अवाम के खिलाफ जराइम खराब ही रहेगा, आगे खराब ही रहेगा जब तक आप निजाम नहीं बदले और जब तक आप चोरी चकारी को जस्टिफाई करते रहेंगे मीडिया आउटलेट्स पे बैठ के, ठीक नहीं होगा। जी भट्टी साहब, मेरा मतलब मीडिया ने ठीक करना ही है। नहीं, मुझे तो लग रहा है हुकूमत कोई भी आए, हाकिम वक्त के नेम प्लेट कोई भी हो, गरीब आदमी का बदतर से आया वक्त, गुजरे वक्त से बुरा आ रहा है, और ताकतवर के लिए अमीर पैसे से पैसा बनता जा रहा है, पैसा प्लस पैसा होता जा रहा है। भट्टी साहब, अब ये माशरा याद रख ले, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म आखिर ये रुके। अब मैं एक और बात बता दूं, ये आ जाते हैं, आज ब्लिंकन ने ये कहा है कि जनाब डू मोर करो और ये करो और वो करो। अब मुझे बताएं, पंजाबी में चकवाल में कहते हैं कद अहरे तवैंदी है, जहाँ पे आपका बुनियाद हो दीवार उसके ऊपर बनती है। ये आज जो अजाब है, ये जो हम लेके आए थे अमेरिका को यहाँ पे, जब नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक बैठे हुए थे आपस में, आज वो ब्लिंकन कह रहा है, हालांकि यहाँ से साइगॉन ही गया, जूते खा के गए हैं, मगर अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब आप मजीद करें। आप मजीद क्या करें? आप जो है स्टेटों के अंदर घुस के स्टेटों को तबाह किया, इराक को तबाह किया, शाम को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, और मैं ठीक करके दे हैं भट्टी साहब। देखिए कायद साहब, अमेरिका तो आपका ना कभी दोस्त था ना है, जहां अमेरिका समेत सारी सुपर पावरें 20 साल नाकाम शिकस्त खुर्दा पसपाई से भागी है, उस आग में पाकिस्तान को क्यों झोंक ले अभी 40 साल? मैं समझता हूँ मेरे पीएम ने जब कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, मुझे उस बात पे फख्र है। अमेरिका कौन होता है हमारे फैसले करने वाला? उसी की वजह से अरबों डॉलर हमारा नुकसान हुआ, 80,000 शहादतें हमने दी। ये अब बाप के साबका हुक्मरानों ने दरअसल प्रॉपर्टी वहां रखी हुई है, उन्हें कह रहे अपनी प्रॉपर्टी लाए पाकिस्तान में अपने सियासतदानों को, उधर आप नहीं कहेंगे उन्हें। नहीं भट्टी साहब, ये है कि अगर आज मुझे बताएं, हमें एक फ्रेंडली हुकूमत तो चाहिए ना, हमें अफगानिस्तान में फ्रेंडली हुकूमत चाहिए। अगर आज हमारे दुश्मन वहाँ पे बरसर इक़्तिदार आ जाते तो अमेरिका तो बड़ा दूर बैठा हुआ है। मुझे बताएं ना, वो जो औरतों के साथ ये करते हैं वो करते हैं, तो औरतों के साथ ये करवाने वाला तो अमेरिका है। जब औरतों के साथ मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हुआ, उधर अमेरिका अंदर है। ये जो इंसानी हुकूक के अलमदार है, ये इंसानी हुकूक के दरिंदे हैं। अमेरिका को मकबूजा कश्मीर में जो खवातीन के साथ होता वो नजर नहीं आता, फलस्तीन में हुआ, जो और दीगर शाम में हुआ उन्हें वो नजर नहीं आता। काजी साहब, ये दहशत गर्दों का ठेकेदार है आपका दोस्त अमेरिका। नहीं, मेरा मतलब हमें अब भी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी मलिक साहब हमें बनानी चाहिए और उनके मफादात के लिए। साहब, जो आपने शब्बर साहब की बात सुनी है, मुझे पता है जो मुल्क इस तरह कर्जों में फंसा रहेगा, इस तरह जिस सिस्टम में फंसे हैं, फिर मैं आपसे कोई पॉलिटिकल बहस नहीं करना चाह रहा। आप बताएं, आप फॉरेन पॉलिसी आपकी इंटरनल पॉलिसी की एक्सटेंशन है, इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अंदर आप स्टेबल नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आप हो ही नहीं सकती आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट। फॉरेन पॉलिसी हमेशा होती है अंदर की पॉलिसी से। अंदर आपके क्या है, महंगाई, गुर्बत, कर्जे, किस तरह आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? सीधी सी बात है, ये तो अभी अल्फाज कैसे हो सकते हैं भाई? वही आप वाली बात है। अब अपनी पहले इकॉनमी अपना पेट कैसे ठीक करें? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी नॉलेज बेस्ड इकॉनमी पे जाना चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट बनानी चाहिए। पहले ये गन से तो निकले, डॉलर की लड़ाई। आप एजुकेशन पे पैसे लगाते हैं, एजुकेशन पे पैसे लगाते, कॉम्पिटेंट बंदे आप लगाएं, सही बंदों पे काम लगाएं, लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाएं अपनी। जब तक इस मुल्क में ताकतवर को गिरफ्त में लाने के लिए कानून हरकत में ना आया और करप्शन का खात्मा ना हुआ, तो मैंने कहा अगले साल इससे ज्यादा बुरे हालात कर्जे पे चलेंगे ना। वो आप कर्जे उतारने के लिए तो कर्जे ले रहे हैं, तो आप मुल्क चलाने के लिए थोड़ा ले रहे हैं। यही मेरा आर्गुमेंट। आप क्यों नहीं करप्शन पे लटकाते लोगों को? आप मुल्क के वजीर आज़म को भगा देते हैं। आपकी अदालत कहती है कि जी इसकी जिंदगी की गारंटी दो। एक तरफ आप करप्शन को प्रमोट करते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं लूटमार हो रही है। भाई, एक बंदा जब वजीर आज़म या उस लेवल का आदमी लूटेगा, 20 करोड़ की अक्ल भी करेगा। बड़ी साहब, इसको रोको। भारतकारों से भी मिले हैं वहाँ पे, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अभी एक तो मिले थे ना, वो अफगानिस्तान के, वो तो बेचारा कहीं नजर नहीं आ रहा। कारीगरों से भी मिले हैं, बस मैंने इतनी बता दिया। उन्होंने अपने लोगों को खबर दी है कि मैं
आईनी बहरान लाने में कामयाब हो रहा हूँ पाकिस्तान में। नहीं, आता नहीं, आता कारीगरों मुझे का ये कौन थे, मकान बनाते हैं ये जो उनकी मुझे बात नहीं कर रहे पता यार भाई, मुझे नहीं पता, मैंने जितना कहना था कह दिया। अच्छा, आईनी बुरहान लेके आएंगे क्या? की आईनी बुरहान ले आएंगे? मगर कल ये क्या हुआ पता है आपको, जब से मियाँ साहब लंदन गए हैं, कल उन्होंने 2.5 घंटे लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसकी क्या वजह? क्योंकि वो ज़्यादा बीमार हो गए हैं ना। तो 2.5 घंटे तो आप, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आधा घंटा 40 मिनट, 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलक साहब, जब बैरूनी ताकतें भी आपके साथ हो, अंदरूनी नसूर भी आपको सपोर्ट करते हों, तो एनर्जी तो आ जाती है। तो अंदर, वो अंदर से भी हेल्प है ऑफ कोर्स, मैं कह रहा हूँ है भाई, मैं तो कह रहा हूँ जो असाइनमेंट कही है, मुझे पता है असाइनमेंट में कौन कौन है, लेकिन फिर हमें कहेंगे सबूत दे। और भाई तुमसे बड़े लुटेरों से ज़्यादा सूद कौन है? क्या आज से 20 साल पहले तुम मोटरसाइकिल के पंचर नहीं लगवा सकते थे, अब तुमने 50 नहीं, कुछ ऐसे थे जो पंक्चर लगाते थे दूसरों की मोटरसाइकिलों को, और साइकिलों को अब माशाल्लाह अरबों रुपए के तुम हमारी मालिक मैशत बन को गए। पंक्चर लगा के दो निकल गए। साहब, इन अरबों रुपए का हमसे भी हिसाब लो, भट्टी हमसे भी लो। साहब, जब तक हमारे यहाँ ये कल्चर रहेगा कि हम करप्शन को ग्लोरीफाई करें, बिल्कुल। करप्ट लोगों को इस मुल्क पे एक लीडर बना के मुसल्लत करें, और उनकी जो है उनकी मदह में हम माशाल्लाह कसीदे पढ़ने शुरू करें, कहाँ ठीक हो गया? मुजरिम को मुजरिम ही नहीं कह सकते। ये रियासत ने का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये रियासत के इदारों का काम है ना, पकड़े चोरों को जो उनको उल्टा मेरा भी तो काम है ना, मेरा भी तो काम है ना, मैंने पता है कि चिट्टा चांदा चोरी भी करता है, मैंने डिफेंड क्यों कर दिया? आपका ख्याल है कि मीडिया यार मीडिया को छोड़े, मीडिया तो खड़ा, मीडिया को छोड़े, मेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं, हमारी मैं यहाँ पलपेट पे बैठा हूँ, नहीं, हमने मैं कहा ओए बड़ा नेक आदमी है, पता लगे चोर बता दूं, मीडिया कितना शोर डाल रहा है, ये अथॉरिटी बनी, हम नहीं मानेंगे, लेकिन इसी मीडिया में हमारे प्रिंट मीडिया के भाई जिन 40 नौकर है, 20,000 तनख्वाह है, उसे वो भी उसे नहीं मिलती, वेजवार नहीं दे वो रही। भी नहीं मिलती। अरे हमारे वो लीडर जो बैठे उधर तकरीरें करें, उसकी जिक्र नहीं करते यार, उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे, उनके बच्चे स्कूलों से उठ भट्टी साहब, किराएदारों ने जब तक निकाल दी है। भट्टी साहब, आपकी कैसे साफी दोस्त है? भट्टी साहब, जब तक आप मनी लॉन्ड्रर का केस लड़ते रहेंगे मीडिया में बैठ के, और यहाँ के जो इदारे हैं उनको सपोर्ट करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये नहीं, हुकूमत भी कह रही है ये फेक न्यूज, फेक रेटिंग को तो तुम प्रमोट कर रहे हो। करते हैं, रेटिंग वाला बिल्कुल पता करते है हैं। वो फ्रडिया किस किस की गोद में बैठा है, हाँ। और उसका प्रमोटर कौन कौन है? ये बड़े इश्तिहार चलाते हैं, चलाए हिम्मत तो उसको कराए कि शिफाफ रेटिंग कराएं इस मुल्क में, मैं मान जाऊं इन्हें। बट हिसाब किसने करवानी है? कोई नहीं करवाएगा। हाँ, अदालत से एक दरखास्त है कि वो करे और कुछ करे हमारे, मगर सवाल ये है कि हमें कम से कम सच को सच तो कहना चाहिए, और लोगों के चेहरों से नकाब उठाए रखने चाहिए, और हम इन लोगों को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, नंगा करना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम के बच्चों से नवाला छीना है। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।